नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्न का ये दूसरा वीडियो है। तो पहला प्रश्न है, राजभाषा किसे कहते हैं? तो राजनैतिक दृष्टि से किसी राज्य का शासन कार्य जिस भाषा से चलता है वह उस राज्य की राज्यभाषा कहलाती है। प्रायः मातृभाषा तथा राज्यभाषा में अंतर नहीं है, परंतु हमारे देश में अनेक प्रांत होने के कारण अनेक राजभाषाएं हैं। ये राजभाषाएं प्रायः उस राज्य की मातृभाषाएं हैं। संविधान द्वारा केंद्र की राज्यभाषा ही हिंदी है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में स्वरवाचन का क्या महत्व है? अनेक अनौपचारिक अवसरों पर व्याख्यान देते समय वाद विवाद एवं गोष्ठियों में अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने हेतु शास्त्र वाचन प्रयुक्त होता है। शुद्ध प्रभावपूर्ण वाचन श्रोताओं पर विशिष्ट प्रभाव डालता है। यही नहीं, इससे वक्ता का अपना व्यक्तित्व भी निखरता है। किसी भी अवसर पर वार्ता करते समय जिसका वाचन अच्छा है वह अन्य लोगों की अपेक्षा दूसरों को शीघ्र प्रभावित कर लेता है। अगला प्रश्न है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण हैं, संक्षेप में लिखिए। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण निम्न है। हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के विभिन्न कारण होते हैं। इनमें से सभी त्रुटियों का वर्गीकरण किया है। पहला है, लिखते समय मनोस्थिति के सामान्य न होने से भी अशुद्धियां होती हैं। दूसरा है, अधिक समय तक कार्य करना तथा थकावट होने से भी अशुद्धियां होती हैं। तीसरा है, शब्दों तथा लेखन अभ्यास के अभाव के कारण भी अशुद्धियां होती हैं। और चौथा है, पुस्तकों के मुद्रण की अशुद्धियां भी प्रभावित करती हैं और अध्यापक भी श्यामपट्ट पर अशुद्ध लिख देते हैं। पांचवा है, लिखने में बहुत अधिक शीघ्रता करने से भी अशुद्धियां आ जाती हैं। और छठवां, व्याकरण के रूप में ज्ञान न होना। और सातवां है, कुछ हिंदी शब्दों में वर्तनीय सर्वमान्य एक रूपता का न होना। और अगला है, क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण अशुद्धियां आती हैं। अक्षरों, शब्दों, मात्राओं तथा अनुस्वार का उचित ज्ञान न होना भी एक अशुद्धि का कारण है। अगला प्रश्न है, बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना व चिंतन का कौशल किस प्रकार विकसित किया जा सकता है? उदाहरण सहित समझाइए। तो कहानी कहलवाने से बच्चे की झिझक दूर होती है, उनमें कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चों से कहानी दो तरह से कहलवाई जा सकती है। पहला है, कहानी से संबंधित कुछ चित्र बच्चों के सम्मुख क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए और चित्र को देखकर बच्चे को कहानी पढ़े। दूसरा है, बच्चे कहानी की पुस्तकों को पढ़ें और दूसरों से सुने, पुनः उस अपने शब्दों में उस कहानी को कहें या लिखें। उपयुक्त दोनों प्रकार से बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना और चिंतन कौशल का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहा जाता है? भाषा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, बताइए। तो भाषा विचारों के अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हम अपने भावों या विचारों को लिख या बोलकर व्यक्त कर सकते हैं। जब हम अपने भावों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं, और जब बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अगला है, भाषा के विभिन्न रूप जैसे कि मातृभाषा, सांस्कृतिक भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विदेशी भाषा। अगला प्रश्न है, तद्भव एवं तत्सम शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तद्भव एवं तत्सम में अंतर, तत्सम संस्कृत के मूल शब्द होते हैं जो हिंदी में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि अग्नि, पर्यंक, आम्र आदि, जबकि तद्भव शब्द तत्सम का विकसित रूप या परिवर्तित रूप होता है, जैसे आग, पलंग, आम। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो विद्यालय हो, अर्थात जिसकी एक निश्चित सीमा हो। इस पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय शिक्षा ही अनौपचारिक शिक्षा। इस प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो
विद्यालयी हो, अर्थात जिसकी एक निश्चित सीमा हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालयी शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा है। अगला प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो गैर विद्यालयी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है, अर्थात वह शिक्षा जिसका ना तो एक निश्चित पाठ्यक्रम हो, ना निश्चित स्थान हो और ना ही निश्चित समय सीमा हो, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा प्रयोग का अपने विचार लिखिए। तो औपचारिक भाषा हमेशा शिष्ट एवं विनय युक्त होती है। अनौपचारिक भाषा में असंसदीय शब्दों का प्रयोग स्वीकार्य है। दूसरा है औपचारिक भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन अपरिहार्य है और औपचारिक भाषा में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, बस भाव संप्रेषण अनिवार्य है। औपचारिक भाषा में जिससे संभाषण या पत्राचार किया जा रहा है उसके प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे महोदय, आप इत्यादि। और अनौपचारिक भाषा में उन्हें कुछ भी कहकर संबोधित कर सकते हैं। चौथा है विचार हमारा कि औपचारिक शब्दों में आधिकारिक मान्यता प्राप्त शब्दावली का प्रयोग होता है और औपचारिक भाषा में आप देशज शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। औपचारिक पत्राचार के अंत में भावदीय का प्रयोग करना पड़ता है। अनौपचारिक में भाषा में तुम्हारा री भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो जिस भाषा में किसी राष्ट्र विशेष का शासकीय कार्य चलता है वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है। सैद्धांतिक रूप से खड़ी बोली हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया है, परंतु वह पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा के पद को प्राप्त नहीं कर पाई है। इसका कारण है हमारा अंग्रेजी से मोह है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? तो जिस भाषा के माध्यम से विश्व के सभी राष्ट्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है। अगले प्रश्न है मुहावरों से आप क्या समझते हैं? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न करा कर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराएं मुहावरा कहलाती हैं। और अगला प्रश्न है मात्रा किसे कहते हैं? तो व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है वह मात्रा कहलाती है। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, यह सभी व्यंजनों में जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न है हंस पद एवं समाप्ति सूचक विराम चिन्हों का संकेत बताते हुए उनका प्रयोग सुनिश्चित कीजिए। तो हंस पद क्या होता है? जब लिखते समय कोई शब्द अथवा पद भूल से छूट जाए तो उसे दिखाने के लिए हंस पद का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि मुकेश एक अच्छा लड़का है, तो जैसे कि छूट गया है तो इसमें हम हंस पद लगा के मुकेश एक बहुत अच्छा लड़का है, मुकेश एक हंस पद लगा के वहाँ पे अच्छा लड़का है, या चिन्ह को त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। समाप्ति सूचक चिन्ह जैसे कि पूर्ण विराम जिसे कहते हैं। पूर्ण विराम से आशय है पूरी तरह से ठहरना या रोकना। जहाँ वाक्य की गति अंतिम लेकर विराम ले वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे रामू खेलता है। दूसरा है सोहन तथा मोहन विद्यालय गए थे। अल्प विराम है। अल्प विराम का प्रयोग पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है। जैसे कि राम, श्याम और मीरा अपनी कक्षा में प्रथम आए। दूसरा है मेरे भाई जो सरकारी अस्पताल में कार्य करते हैं उनका स्थानांतरण कानपुर हो गया है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें